नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कहा जाता है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन ये मोर अगर मोदी जी के बगीचे में नाचता है तो पूरा भारत देखता है या पूरी दुनिया देखती है। ये बेहतरीन नज़ारे हमें देखने को मिले जहां मोदी जी प्रकृति के साथ इतने शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही अमन के साथ ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। प्रकृति की गोद में वो वहाँ पर है। बहुत कुछ अच्छा लगा देखकर कि कितना सुकून है, कितनी शांति है उनके जीवन में। लेकिन ये शांति आम आदमी के, आम भारतीय के जीवन में नहीं है। वो लोग जो जनता है उनके जीवन में इतनी शांति नहीं है कि वो मोर को करीब से देख सकें। इकोनॉमी की जो बुरी हालत है, जो बेरोज़गारी की हालत है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लाखों की तादाद में लोग नौकरियों के लिए आवेदन दे रहे हैं और कुछ सौ ही ये नौकरियां पा रहे हैं, ऐसे में ये शांति, ये अमन, ये खुशी, प्रकृति की गोद में खेलने का मौका मोदी जी के पास तो ज़रूर है। जंगल में मंगल है उनके, लेकिन ये मंगल बाकी आम आदमी को नसीब नहीं है। मैं आरबीआई की रिपोर्ट का जिक्र कर रही हूँ। आरबीआई ने ये कहा है कि ऐतिहासिक गिरावट है। आम आदमी, जो गरीब आदमी है, उसकी जो खर्च करने की जो क्षमता है, जो उसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी है, उसमें ऐतिहासिक गिरावट आई है। और इसके अलावा जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं वो डराने वाले हैं। आंकड़े कि आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था के हालात ऐसे नहीं होंगे कि मोर को नाचता हुआ देखकर हम खुश हो लें, बल्कि इकोनॉमी वांट्स मोर। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो कोविड-19 की महामारी है उसके मद्देनज़र जिस तरह से जो आंकड़े जारी किए हैं सालाना अपनी रिपोर्ट में, उसमें ये कहा है कि जो नुकसान की भरपाई है उसके लिए बड़े सुधारों की ज़रूरत है। हालांकि खुद आरबीआई ने काफ़ी पैसा 10 लाख करोड़ मार्च से लेके अब तक जो है वो मार्केट में भेजा। इसके अलावा रेपो रेट को भी उन्होंने कम किया 115 बेसिक पॉइंट्स के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बहुत ज़्यादा सुधार होने की बात नहीं की जा रही है। इसके अलावा आरबीआई ने एक और बात पर गौर किया है, वो ये है कि सबसे गरीब आदमी सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा इस तमाम अर्थव्यवस्था के बुरे हालात के मद्देनज़र। तो अर्थव्यवस्था का मोर बिल्कुल नहीं नाच रहा है। अर्थव्यवस्था का मोर अपने बदसूरत पैर देखकर रो रहा है कि आखिर अब क्या करना होगा। इससे कि पहले कि मैं आपको बेरोज़गारी के बारे में बताऊं और ये आपको बताऊं सिर्फ एक नज़ारा, ये नहीं कि हमारे पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है, वाकई ये बता सकेंगे कितने लोग बेरोज़गार हैं और कितने चूल्हे ऐसे हैं जिसमें खाना नहीं पक रहा है, कितने चूल्हे ऐसे हैं जो नहीं जल रहे हैं और कितने पेट ऐसे हैं जिसमें भूख की आग से तड़प रहे हैं लोग। इसके अलावा एक और ख़ास बात कही वो ये कि जो सामाजिक गैर बराबरी हमारे यहाँ है, हमारे समाज में, उससे कोरोना वायरस और उसके बाद जो लॉकडाउन लगा, जो नौकरियां खोई हैं, उसके मद्देनज़र ये गैर बराबरी और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो वाइट कॉलर जॉब हैं, जिसमें मेरे या आपके जैसे कुछ लोग भी हो सकते हैं, जिनके पास ये विकल्प है कि हम घर बैठकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कुछ ना कुछ आमदनी ज़रूर हासिल है, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने को एक्सपोज करें वायरस के सामने, क्योंकि उस ख़तरे के साथ ही उन्हें जीना होगा। रोज़गार या फिर ज़िंदगी, दोनों में से रोज़गार को चुनना कुछ लोगों के पास सिर्फ यही विकल्प है। तो ये कहना है आरबीआई का कि जिस तरह से कुछ जो सेक्टर्स हैं जैसे हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, रेस्टोरेंट, एयरलाइंस, टूरिज़्म, इसमें और ज़्यादा बदतर हालात पाए जा रहे हैं बजाय इसके कि दूसरे कुछ और सेक्टर्स का हम जिक्र करें। अब धीरे से बेरोज़गारी का हम जिक्र कर लेते हैं कि 4 महीनों का जो आंकड़ा हमारे पास है बेरोज़गारी का, 4 महीनों में करीब 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। यानी आप ये सोचिए कि ये 2 करोड़ लोग, इनके ऊपर कितने जो इनके परिवार हैं वो निर्भर होंगे इनके ऊपर, और इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। 50 लाख नौकरियां सिर्फ जुलाई के महीने में गई हैं। और मैं आपको ये एग्जाम्पल देना चाहती थी, ये उदाहरण, ये मोदी सरकार की तरफ से एक आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग यानी असीम पोर्टल लॉन्च किया गया था बेरोज़गारों के लिए, और इस पर जो काम ढूंढने वाले और काम देने वाले दोनों लोग हैं। एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पे हमें ये देखने को मिला कि बेरोज़गारी और हताशा के हालात क्या हैं भारत में। तो खबर ये कह रही है कि सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जिनको इस पोर्टल के ज़रिए, जो मैंने कहा कि एक अच्छी पहल थी, नौकरियां मिल पाई। 69 लाख जो प्रवासी मजदूर थे उनमें से 1.5 लाख सिर्फ लोगों को काम की पेशकश हुई और सिर्फ 7,700 लोग ही ज्वाइन कर पाए। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है जो ये बताती है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि एक हफ्ते के अंदर ही 14 अगस्त से 21 अगस्त के बीच, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया। और इस हफ्ते में आप जानते हैं कितने लोगों को नौकरी मिली? सिर्फ 691 लोगों को। 7 लाख लोगों ने
अप्लाई किया, 700 से कम लोगों को नौकरी मिली। तो ये पूरी भयावह तस्वीर हमारे सामने आ रही है कि हालात और बदतर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये लग रहा था कि शायद लॉकडाउन खुलेगा, अभी कुछ दिन लॉकडाउन का समय है, चलिए सब्र कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद जिस तरह से लोगों की लगातार नौकरियाँ जा रही हैं, नई नौकरियाँ पैदा नहीं हो रही हैं, नए लोग ज़ाहिर पढ़ लिख कर बाहर आ रहे हैं, तो जो लोग जो कि एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और बेरोज़गार हैं, इसके अलावा वो लोग जो शिक्षित नहीं हैं और जो बेरोज़गार हैं, दोनों की तादाद, बड़ी तादाद में वो लोग हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार का प्लान आप देखिए, द प्रिंट की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि मोदी सरकार अपने इमेज करेक्शन के लिए अब कोशिशें करेगी, पैसा खर्च करेगी। इससे पहले ये रिपोर्ट 2018 में छप चुकी थी। 19 का हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें ये बताया कि यूपीए के तुलना में अगर देखा जाए 2014 से लेके 2018 तक तो 2 गुना से ज़्यादा अपने ही इमेज बिल्डिंग में, अपने एडवर्टीजमेंट में मोदी सरकार ने खर्च किया। और अब ये इंटरनेशनल और नेशनल दोनों इमेज करेक्शन के लिए कि अपनी अच्छी छवि तैयार हो सके, अच्छी हेडलाइंस बन सकें। उम्मीद तो हम ये कर रहे थे कि मोदी सरकार हेडलाइंस मैनेज करने के बजाय जो हकीकत है, जो हमारे सामने यथार्थ है, उसको मैनेज करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि कम से कम 2 ऐसे पैमाने हैं, एक आतंकवाद है और दूसरा है प्रेस फ्रीडम। इन दोनों में चूँकि भारत की छवि और भारत का जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है, इसलिए ग्लोबल ऑडियंस के लिए भी और डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार कोशिश करेगी कि इसको बेहतर किया जाए। यानी रोज़गार मुहैया कराने के लिए नहीं, प्रेस फ्रीडम के मायने में या आतंकवाद के मायने में अपना परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए नहीं, बल्कि ये इमेज जो है उसे बेहतर करने के लिए मोदी सरकार ये काम करेगी। 2020 का जो पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF ने ये रिपोर्ट जारी की है, 2020 की रिपोर्ट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट, जिसमें भारत को 142वां नंबर है 180 देशों में। आप ये देखिए कितना बड़ा कीर्तिमान स्थापित हो रहा है, 180 देशों में 142 लोग, यानी कि मीडिया फ्रीडम जो है, मीडिया की आज़ादी, उस पर आघात लग रहा है लगातार। इसीलिए ये जो संस्था है ये कह रही है कि भारत को ये स्थान मिलेगा। इसके अलावा जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उसकी जो ये रैंकिंग्स रिलीज़ की हैं ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP ने, उसके मुताबिक 163 देशों में 7वें स्थान पे भारत का नंबर है। सिर्फ यमन का हम जिक्र कर रहे हैं जो पूरी तरीके से जंग से प्रभावित है, उसका जिक्र करें, या कुछ और ऐसे देश जहां जिनमें संकट है, जो राजनीतिक तौर पे अस्थिर हैं। तो आप ये देखिए 163 देशों में ये भारत का नंबर है। तो इमेज बिल्डिंग में सरकार लगी हुई है, बजाय इसकी कि जो हकीकत है, जो यथार्थ है, उसको मैनेज करे। आइए आज अर्थव्यवस्था पर थोड़ा सा विस्तार से बातचीत करते हैं और ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि जो अभी तमाम हालात नज़र आ रहे हैं, क्या ये बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेरी सहयोगी मिताली मुखर्जी जो आप तक तमाम अहम खबरें अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई मुद्दों से जुड़ी लाती रहती हैं, आज हम उनसे बातचीत करते हैं। उन कार्यक्रमों के जरिए आप उन्हें लगातार देखते रहते हैं। आज मैं उनको खींच लाई हूँ अपने कार्यक्रम में ये जानने के लिए कि तमाम जो मुश्किल सवाल हैं अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, उनके जवाब मैं मिताली से लूँगी। मिताली, सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि RBI के जो आंकड़े आए हैं, बड़े बड़े आंकड़े हैं, ऐसा लगता है कि ये बिग पॉलिसी डिसीजन मेकर्स जो हैं सिर्फ उनके लिए हैं, बड़े बड़े कारोबारियों के लिए हैं। लेकिन सबसे अहम यहाँ जो बात है वो आम आदमी की है, क्योंकि RBI ये कह रहा है कि सबसे गरीब आदमी पर कोविड-19 के बाद के दिनों में अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा असर पड़ा है। जी आपका एक्चुअली ये जो सवाल है इसे आंसर करने के लिए हमें 1-2 महीने पीछे जाना चाहिए, क्योंकि बात यह है कि सरकार के जो भी इतने बड़े क्लेम्स थे कि ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था में रिकवरी हो रही है, इस सब में बिल्कुल इन बातों की हवा निकल गई है। आई थिंक रियली दैट इज द सिंपल पॉइंट, क्योंकि RBI ने आज ही नहीं कुछ हफ्ते पहले भी ये बहुत ही सीरियस ऑब्जर्वेशंस बनाई हैं इकोनॉमी को लेकर। और आपने बिल्कुल सही कहा, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है सबसे गरीब लोगों पर। इसलिए रिजर्व बैंक कह रही है कि अब ना सिर्फ सबसे गरीब लोग बल्कि आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग अब खर्चना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतनी इनकम ही नहीं है, ना हम बाहर जा सकते हैं या जाना चाहते हैं, ना हम इतनी खरीदारी कर रहे हैं। और ये जो छोटी छोटी खरीदारियां हैं आरफा, यही जाकर कि हमारी इकोनॉमी को इतना
स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बनाता है। ये एक बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशन है रिजर्व बैंक की। और जो दूसरा है, जैसे कि आपने कहा, रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि पिछले बजट में कॉर्पोरेट्स को, बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत सारा टैक्स बेनिफिट मिला था, एक टैक्स कट था, और उम्मीद ये थी कि इस टैक्स कट के साथ आर्थिक व्यवस्था में कुछ बेहतरी होगी, शायद ये कंपनियां ज्यादा स्पेंड करेंगी और लोगों को एम्प्लॉय करेंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कंपनियों ने बस अपनी बैलेंस शीट को थोड़ा ठीक किया है। इट्स रियली आयरॉनिक आरपा, क्योंकि पिछले 2 सालों में जो कॉमन मैन है वो दबते जा रहा है। शायद सारी आंखें स्टॉक मार्केट पर हैं और हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट ने न्यू हाइज कर लिए, इसलिए आर्थिक व्यवस्था ठीक है, पर वो हमसे उतनी दूर है जितना शायद इस गवर्नमेंट की आर्थिक अंडरस्टैंडिंग है। मिताली, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि सब लोग ये समझते हैं कि शायद वो टैक्स नहीं देते, जिसको डायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। पिछली बार जब एक रिपोर्ट छपी थी, कहा गया था कि जो 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट है वो भी लोग नहीं खरीद रहे हैं। यानी कि गाँव में भी जो हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी थी, जिसके लिए भारत ही माना जाता था कि इतना बड़ा बाजार है, यहाँ खरीदारों की कभी कमी नहीं होगी। और 90 के दशक के बाद ये फिक्र कभी नहीं हुई कि कोई चीज बन रही है तो वो बिकेगी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी का हमेशा ये फायदा हुआ। लेकिन पहली बार भारत में ये भी देखा जा रहा है कि गांव में भी लोग नहीं खरीद रहे हैं। इसको एक अंडरवेयर इंडेक्स भी कहा गया कि लोग इतनी बेसिक, इतनी बुनियादी चीजें कि अंडरवेयर जो आपको खरीदना ही है वो भी नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन इसमें मैं ये भी देख रही हूँ कि जो गैर बराबरी का जिक्र कर रहा है आरबीआई, वो ये भी कह रहा है कि इसमें जो गैर बराबरियां हमारे समाज में थी, कोविड ने इसको और भी बाहर लाके दिया है कि कैसे व्हाइट कॉलर जो जिनकी जॉब्स हैं, जो बड़े काम करते हैं, मैं और आपको भी उसमें शामिल करना चाहती हूँ। मैं और आप महीनों से घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, लेकिन वो लोग जिनको बाहर निकलना ही है, वो मजदूर जिनको बाहर निकलना है, वो किसान जिनको बाहर निकलना है, या इसके अलावा कुछ और इंडस्ट्रीज हैं जैसे हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, रेस्टोरेंट, एयरलाइंस, टूरिज्म, इन सब के बीच जो है, जो एक फर्क आया है, ये जो गैर बराबरी है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? प्रॉब्लम ये है कि भारत का प्रॉब्लम जो है वो 4-5 साल पहले शुरू हो चुका था। आई थिंक दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अब कोविड की आड़ में हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था और खराब हो गई है, जो कि जरूर हुई है, पर प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास ये मौका था ये सब चीजें ठीक करने के लिए, हमने नहीं की। इसलिए जब ये कोविड जैसा पैंडेमिक आया तो भारत को ऐसा धक्का लगा है जो कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज को, बाकी देशों को नहीं लगा है। जैसा कि आपने कहा कि अब हमारे जैसे लोग, व्हाइट कॉलर लोग भी कम इनकम के साथ गुजारा कर रहे हैं, और ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा जुटा रहे थे, बहुत मुश्किल से घर का रेंट पे कर रहे थे। पर अब ये जो कोविड पैंडेमिक है, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, बेरोजगारी हुई है, अब उनके पास वो भी मैकेनिज्म नहीं है। और मुझे लगता है इसी बात को रिजर्व बैंक ने बहुत संजीदगी से लिया है, और उन्होंने कहा है कि इन लोगों के लिए हमें कुछ करना ही होगा, इनके हाथ में पैसा डालना ही होगा, जो कि अब तक सरकार ने ढंग से नहीं किया है। और रिजर्व बैंक ने खुद 10 लाख करोड़ रुपए मार्केट में इन्फ्यूज करने की कोशिश की, डालने की कोशिश की, जिससे थोड़ा सा हलचल हो, थोड़ी इकोनॉमी बढ़े। रिजर्व बैंक ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर के लॉकडाउन के अलावा जो राज्यों के स्तर पर लॉकडाउन हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो इसको एक सेंट्रलाइज्ड कार्यक्रम की तरह दिखाया गया, उसके बाद जब लगा कि बात नहीं बन पा रही है और सारा जो आरोप है वो केंद्र सरकार पे लग जाएगा, तो हमने देखा कि कैसे राज्य सरकारों को ये आजादी दी गई कि आप जो चाहें कर सकते हैं। मैं इसमें जिक्र करना चाहती हूँ बेरोजगारी का भी। हम जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरे कार्यक्रम के नीचे बहुत सारे युवा जो बेरोजगार हो गए हैं पिछले महीनों में, उससे पहले बेरोजगार थे, वो अक्सर कहते हैं कि हमारे मुद्दे उठाए जाएं। वो अलग बात है कि जिन नेताओं को वोट करते हैं उनसे कभी नहीं कहते कि हम आपको इस बुनियाद पे वोट देंगे कि आप हमें नौकरी देंगे तो हम आपको वोट देंगे। 4 महीने में 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। यानी आप ये देखिए कि कितने लोग, यानी एक परिवार भी, अगर एक परिवार में 4 लोग भी हम मान लें, 5 लोग भी मान लें, तो कम से कम 10 करोड़ लोग सिर्फ पिछले 4 महीनों में बेरोजगार हुए हैं। उससे पहले आंकड़ा आया था कि कैसे पिछले 40 साल के सबसे बेरोजगारी के ऊंचे स्तर पर, ये भी एक रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी के नाम होगा, वो उन्हें रिकॉर्ड बनाने का बहुत शौक है कि सबसे ऊंचा बेरोजगारी का स्तर उनके कार्यकाल में आया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बहुत दुख के साथ मैं ये भी कह रही हूँ कि जिस सरकारी पोर्टल को लेके खबर छपी थी कि 7 लाख लोगों ने एक हफ्ते में नौकरी मांगी, सिर्फ एक हफ्ते में 7 लाख लोगों ने रजिस्टर किया,
और 691 लोगों को रोजगार मिल पाया। मुझे बेहद दुख होता है इस बात को सोच के कि ये कोई विश्लेषण हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि ये 7 लाख लोग जिस उम्मीद से इन्होंने रजिस्टर किया होगा अपने आप को, वो कितने नाउम्मीद हुए होंगे। जी, बिल्कुल आरफा, और आपने बिल्कुल सही कहा, ये 2019 के जो जनरल इलेक्शन थे, जब आप किसी भी युवा पीढ़ी के व्यक्ति से बात करते तो वो कहते कि हाँ, दिक्कत तो बहुत है, नौकरियां नहीं है, पर अगर हमें कोई बचा सकता है वो मोदी गवर्नमेंट ही है, वो ही हमें बचाएंगे। कुल मिलाकर के अब हम 2020 में बैठे हैं, नौकरियां ज्यादा नहीं बल्कि बहुत बहुत कम हो गई हैं। जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं आरफा, उसमें 2-3 इम्पोर्टेंट बातें हैं जिस पर मैं गौर करना चाहूंगी। एक बात तो ये है कि ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं जैसे आपने कहा। दूसरी बात ये है कि इस बार जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सैलरी क्लास में है। अब तक हम जो अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी देख रहे थे वो एक स्लाइटली लोअर लेवल में था। अब ये लोग हैं जिनके पास परमानेंट इनकम था, जिनके पास घर था, सब कुछ संभले हुए तरीके से चल रहा था, इनकी नौकरियां अब नहीं है, जिसका आर्थिक व्यवस्था पर बहुत बहुत सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है। तीसरी बात यह है आरफा कि इन अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स में सबसे ज्यादा धक्का युवा पीढ़ी को पड़ा है। ये हमारे सबसे प्राइम जिसको कहते हैं द बटर ऑन द ब्रेड है, यही लोग हैं जो सबसे ज्यादा काम कर सकते हैं, जिनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है, पर युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और एक और कैटेगरी है आरफा जो है विमेन। सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज विमेन हुई हैं इन दिस अनएम्प्लॉयमेंट पिक्चर। आप रूरल साइड में देख लीजिए, नरेगा में अब इतने सारे आदमी हैं जिन्हें नौकरी चाहिए, इसलिए जो विमेन है उनको बिल्कुल औरतों को बिल्कुल साइड कर दिया गया है। और अर्बन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो अब औरतों को ना सिर्फ अपनी नौकरियां संभालनी है, पर घर संभालना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, बच्चों को पढ़ाना है। और इसकी वजह से कई औरतों को ये डिसीजन लेना पड़ा है जब उन्होंने अपनी जॉब से सेपरेट होना या शायद उनको ले ऑफ कर दिया है। तो ये 3-4 कैटेगरीज हैं आपका, युवा पीढ़ी, विमेन, सैलरी क्लास, जिनको बहुत बहुत धक्का पड़ा है बस इन पिछले 2 महीनों में। जी हाँ, और लेबर लॉस का तो हम जिक्र भी नहीं कर रहे हैं, ये कार्यक्रम भी बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं लेबर लॉस की बात करूं कि कैसे जो मजदूर है यानी कामगार है, मैं और आप हैं, हमारे अधिकार कैसे झटके में उठा के फेंक दिए गए जैसे हम मायने ही नहीं रखते हैं। और हम में से हमने कहा कि हम तो फिर भी व्हाइट कॉलर हैं, उससे ज्यादा जो और नीचे दर्जे के लोग हैं, जिनकी आमदनी कम है, जिनके पास और कोई सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंशियल या सोशल सिक्योरिटी। मैं यहाँ पर यह आंकड़ा पढ़ रही हूँ कि सिर्फ जुलाई के महीने में ही 50 लाख नौकरियां गई हैं। और इसके अलावा मेरे पास आंकड़ा नहीं है इस बात को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये भी एक बात है कि जिन लोगों की नौकरियां जा रही हैं, न सिर्फ कि वो लोग जो बेरोजगार हैं पहले से, बल्कि नौकरी जाने वाले लोगों में भी महिलाएं ज्यादा हैं, क्योंकि सबसे पहले महिलाओं को बाहर निकाला जा रहा है। कोई उम्मीद तो दे दीजिए आप मिताली के आने वाले 5-6 महीने में, साल भर में लॉकडाउन जैसे जैसे धीरे से उठेगा अलग अलग राज्यों में, क्या कुछ थोड़े हालात बेहतर होंगे? आपका उम्मीद की दुनिया कायम है, पर मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि जो सिचुएशन है वो बहुत गंभीर है। आई थिंक हमें, और प्रॉब्लम ये है कि लॉकडाउन के समय सब लोगों को लगता था चलो लॉकडाउन का समय मुश्किल है। समय मुश्किल अब आया है क्योंकि अब नौकरियां जा रही हैं, अब कंपनियां ये डिसीजन ले रही हैं कि हम ये कंपनी इतनी बड़ी तरीके से नहीं चला सकते हैं, आधे स्टाफ को निकाल दीजिए। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आरफा ये है कि इन्फ्लेशन की है, और सब कुछ आदमी सह सकता है पर फूड इन्फ्लेशन सहना बहुत मुश्किल है, उसमें कटौती करना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से फल सब्जियों की दाम बढ़ रहे हैं वो आम आदमी को सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हफ्ते दर हफ्ते फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्राइसेस कैसे ऊपर जा रहे हैं। ये ही नहीं आपका, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, मतलब आपका स्कूटर चलाना, गाड़ी चलाना अब और भी महंगा हो रहा है। मेट्रो चल नहीं रहे हैं दिल्ली जैसे शहरों में, इसीलिए आपको अपनी कन्वीनियंस पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। पर एक साइड पे आपके कॉस्ट ऊपर जा रहे हैं, भले ही वो पेट्रोल हो, डीजल हो या खाने पीने के का सामान हो, और दूसरे साइड पे आपका इनकम नीचे जा रहा है। आप समझ सकती हैं ये कितना कितना मुश्किल टाइम है जिससे लोग गुजर रहे हैं। और हमारी आर्थिक व्यवस्था, मुझे नहीं लगता आरपा अगले 5-6 महीनों में ठीक होगी। शायद थोड़ा एक इक्विलिब्रियम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, एक इवन हो जाता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो शायद एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा।
पर 2020 हमारे लिए बहुत ही मुश्किल साल होने वाला है और शायद उससे आगे भी। जी हाँ, और लगातार छठे दिन जो है वो ईंधन के, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार छठे दिन। और जिसे कहते हैं आटे दाल का भाव याद आ जाना, देहाती ज़बान में कहा जाता है कि वाक़ई मैं खुद अपने घर पर 2 वक़्त की बजाय 1 वक़्त सब्ज़ी बनाने को ज़्यादा प्रेफ़र कर रही हूँ कि आप 1 वक़्त बना लीजिए, 1 वक़्त जो है वो दाल-चावल खाते हैं या राजमा खा लेते हैं। हालाँकि दालों के दाम, मूँग की दाल मैं देख रही थी, वायद में भी आर्टिकल छपा है कि ये भी इस बात का एक इंडिकेशन है कि दालों के दाम भी आसमान पर जा रहे हैं। ये सिर्फ सोचा जा सकता है कि वो लोग जिनकी आमदनी, जिनको शायद 200-300 रुपए तक जो आमदनी जिनकी होती थी वो भी खत्म हुई है या कम हो गई है, उनके लिए किस तरह से वो दिन गुजार रहे होंगे, मैं और आप सिर्फ इस बारे में सोच ही सकते हैं। मिताली, बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद हम ये करते हैं कि अगले कार्यक्रम में आप कुछ उम्मीद भरी खबरें लेकर आएँगी, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें बताएँगी हमारे दर्शकों को जिससे कि कम से कम उन्हें एक दिशा मिले कि इस तरफ नहीं तो उस तरफ कुछ ना कुछ रोज़गार मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आरफा, बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।